नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंडी चैंपियंस में। दोस्तों, सब झारखंड सामान्य अध्ययन के क्लास चल रहे हैं और हम लोग झारखंड में अभी मध्यकाल में हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने झारखंड में मध्यकाल में देखा था, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड जो मध्यकाल से भी जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पिछले साल जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए तो उन आज हम लोग सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले क्लास करा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इसका सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। वो वीडियो 2 पार्ट में और दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंडी चैंपियन से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्लासेस के भी डॉक्यूमेंट PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आदिल शाह द्वितीय। कौन है? आदिल शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, उस समय इस वंश जो पंच परगना क्षेत्र में उस समय नागवंशियों का शासक था, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले चारों कथनों को जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है। तो ये सही है दोस्तों। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। ये भी सही है दोस्तों। चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सही। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? तो चैतन्य महाप्रभु में। ठीक है, अब ऊपर में क्वेश्चन में हम लोग उसके बारे में डिटेल में जाना है। जब चैतन्य महाप्रभु चरितामृत की रचना करते हैं उसमें झारखंड के क्षेत्रों के बारे में, यहाँ के जनजातियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो इसका जो सही दोस्तों आंसर है वो है कलिलेंद्र, जो उड़ीसा का शासक होता है, उस झारखंड को पर हमला करके उसका एक बहुत बड़े भाग को अपने कब्जे में कर लेता है। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, झारखंड जब बख्तियार खिलजी नदियों पे आक्रमण करता है, पश्चिम बंगाल नदियों में आक्रमण करता है, तो झारखंड क्षेत्र से ही गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड में किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदियों पर आक्रमण करता है? तो दोस्तों 13वीं सदी में जब वो नदियों पर आक्रमण करता है, झारखंड से होकर गुजरता है, तो वो 13वीं सदी का दौर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहले चलिए सारे कथनों को देखते हैं। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम नेताओं की छावनियाँ स्थापित की गई थी। तो सही है, गुलाम वंश का यहाँ पे झारखंड में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमने पिछले वीडियो में भी पूरे डिटेल में इसको देखा था कि यहाँ पे कौन कौन से शासक गुलाम वंश के झारखंड के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेते हैं जीत के। ठीक है, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। हाँ दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इल्तुतमिश तथा बलबन का कोई विशेष प्रभाव झारखंड के क्षेत्रों में नहीं रहता है।
गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के नागवंशी हरिकर्ण का शासन था। तो ये भी दोस्तों सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ पे नागवंशी के एक शक्तिशाली शासक राजा का शासन था। और राजा कौन था? तो दोस्तों उस समय यहाँ के राजा हरिकर्ण था। जब हरिकर्ण जो एक नागवंशी शासक था, वो बहुत ही एक शक्तिशाली शासक होता है, जिसके वजह से झारखंड का क्षेत्र इल्तुतमिश तथा बलबन के क्षेत्र से, बलबन के प्रभाव से मुक्त रहता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हेतु झारखंड भेजता है? तो छज्जू मलिक को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय करने हेतु भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मल्लिक छज्जू को झारखंड के नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजता है? तो दोस्तों वो 1310 ईस्वी में झारखंड के आसपास के क्षेत्रों को नागवंशी शासक विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपने जो सेनापति है छज्जू मलिक को यहाँ पे भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो इसका जो सही आंसर क्या है, मलिक कफूर दोस्तों अलाउद्दीन का खिलजी का सेनापति होता है। और जब वो दक्षिण भारत पर विजय करने के जाता है तो झारखंड के क्षेत्रों से ही होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो फनी मुकुट राय और बेनुकर ये दोनों होते दोस्तों कि नागवंशी राजा अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं दोनों कथनों का कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जाउद्दीन अजमुल मुल्क को सतगांव का शासक नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन सही है, सतगांव का शासक छज्जाउद्दीन को मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त करता है। तुगलक काल के सिपा सलार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के डैश है क्षेत्र को जीतकर उसके बंगाल की राजधानी बना ली थी। तो किस क्षेत्र को हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी बना ली थी? तो सतगांव को। फिरोज शाह तुगलक ने शमसुद्दीन शाह से बंगाल के सतगांव को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था और उसको बंगाल की राजधानी बना ली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो हरिकर्ण। लोधी वंश के समय हरिकर्ण झारखंड पर शासन नहीं करता, बाकी प्रतापकर्ण है, विराटकर्ण है और छत्रकर्ण इस समय लोधी वंश के शासन में इन सब का शासन रहता है, लेकिन हरिकर्ण का इस समय शासन नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोधी वंश के शासक के दौरान ओडिशा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो उस समय दोस्तों गजपति वंश है। गजपति वंश झारखंड में आक्रमण करता है जब दिल्ली में लोधी वंश का शासन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो किसके प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहता है? तो लोधी वंश के। लोधी वंश के समय झारखंड में कुछ विशेष प्रभाव उसका नहीं देखने को मिलता, लगभग वो झारखंड का लगभग क्षेत्र मुक्त होता है, प्रभाव मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड के नागवंशी शासक थे? तो प्रतापकर्ण भी था, विराटकर्ण भी था और छत्रकर्ण भी था। ठीक है, यानी कि सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो यह साहेबगंज में जाकर शरण लेता है। नेक्स्ट है कि जौनपुर के किस शासक के द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर है अब्दुल्ला सरकी। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि जो अब्दुल्ला सरकी है वो मिथिला के शासक शिव तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो किस क्षेत्र का उपयोग करता है दोस्तों? तो ये राजमहल क्षेत्र को करता है। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, पूरा अच्छे से हमने इस पर डिटेल में चर्चा करी थी। नेक्स्ट है शेर शाह के सेनापति ख्वास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी का प्राप्त करता है? तो महारत चेरो को पराजित करके श्याम सुंदर हाथी, जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध होता है दोस्तों, बहुत ही ताकतवर और समझदार हाथी होता है, तो वो महारत चेरो से को पराजित करके श्याम सुंदर हाथी को प्राप्त करता है, अपने कब्जे में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहले सारे कथन को हम लोग अच्छे से देखते हैं कि शेर शाह के शासनकाल में झारखंड शाही सिक्कों का प्रचलन तेजी था। तो ये सही है दोस्तों। शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर उपयोग किया था। तो ये गलत है, उसमें व्यापक तौर पर इसका कोई चर्चा देखने को नहीं मिलता है। ठीक, झारखंड के क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर हाथी प्राप्त करना था। तो ये भी सही है। उपरोक्त कथन सभी सत्य है। तो उपरोक्त कथन सभी सत्य कि नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं करता, बल्कि वहां से वो श्याम सुंदर हाथी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पलामू के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजित सामना करना पड़ा था? तो भगवत राय जो चेरो राजा भगवत राय, उसको चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है। अकबर ने निम्न में से किसी झारखंड में विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा है? तो किसे भेजता है दोस्तों? तो शाहबाज खां को। अकबर शाहबाज खां को झारखंड के क्षेत्रों पर विजय करने के लिए भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के विरुद्ध किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो किसके विरुद्ध अपनी सेना भेजता है? तो एनी शाह के विरुद्ध अकबर शाहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक के विरुद्ध अपना विजय सेना भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने झारखंड को अपना सर्वप्रथम करदाता बनाया, यानी कि वहाँ पे अधिकार करके वहाँ के क्षेत्र को युद्ध करके और वहाँ के राजा को टैक्स देने के लिए मजबूर करता है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है अकबर। अकबर ही जो पहला शासक है, मुगल शासक है, जो यहाँ के करदाता को करदाता प्रदेश बनाता है। ठीक है। बाकी पहले भी बहुत सारे राजा प्रयास करते हैं, लेकिन वो झारखंड को जीत नहीं पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर उनको टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन 29। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाई? तो दोस्तों मान सिंह के यहाँ पे किसको बंगाल की राजधानी बनाता है दोस्तों? अपने उसमें पिछले क्लास में हमने अच्छे से चर्चा की, तो राजमहल के क्षेत्र को जब बंगाल का भार मान सिंह को 1589 ईस्वी में भेजता है, तो यहाँ के क्षेत्रों को जीतकर बंगाल के फिर राजमहल के क्षेत्र को भी जीतकर और बंगाल की राजधानी बनाता है 1592 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया था? तो किसे पराजित करता है? वो मधुकर शाह को करता है। किसे करता है? मधुकर शाह को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। जब शेरशाह यहाँ पे झारखंड के राजमहल क्षेत्र को कब्जा करता है, उसके आसपास को क्षेत्र पे कब्जा करता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा मुस्लिम फिर यहाँ पे इस क्षेत्र पे हमला करने लगते हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश उनका बहुत तेज बढ़ जाता है। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालिक ग्रंथों में जमींदार ए खां आलामा के से संबोधित किया जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? हीरे के खान का मालिक। क्योंकि जो शंख नदी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीरे निकलते थे, जिसकी चर्चा चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी करी है। और जो मुगल कालिक ग्रंथ है उसमें भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के शासकों को जमींदार खां आलामा के यानी कि हीरो के खान के मालिक कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी के हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? तो किस में वर्णन किया गया है दोस्तों? तो ये तुजुंग के जहांगीरी में, जो जहांगीर का बायोग्राफी है, ठीक है, जीवनी है, उसमें तुजुंग के जहांगीरी में झारखंड के स्थानीय द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के कैसे तरीके हैं उनको वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो कौन सा क्षेत्र था जो पूरी तरह से बचा रहा था? तो इसका सही आंसर क्या है? धनबाद। धनबाद ही जो क्षेत्र था जो पूरी तरह से मुस्लिम आक्रमण करता था, वो पूरी तरह से बचा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो खोखरा। किससे जाना जाता था? खोखरा से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा बिहार सूबा में शामिल थे? तो इसका जो सही आंसर क्या है दोस्तों? पिछली बार आपने अगर क्लास किया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो वो है आईने अकबरी में। किस में है दोस्तों? आईने अकबरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है। मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार खां आलामा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, रक्सेल वंश के। रक्सेल वंश के जो राजा है उनको जमींदार एक खां आलम, जो कि मुगल कालीन ग्रंथ है उनमें उन्हें हीरे के खान का मालिक कहा जाता था। ठीक है। सॉरी दोस्तों, रक्सेल नहीं होगा, नागवंशी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यहाँ पे नागवंश के होगा, रक्सेल नहीं होगा। नेक्स्ट है, पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मानसिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो इसका जो सही है दोस्तों, भगवत राय। भगवत राय को पलामू के समय जब वहाँ पे मुगल का अकबर का सेनापति मानसिंह आता है और उसको पराजित करना पड़ता है, तो अंत में भगवत राय को मुगल की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है। फिर बाद में जब वहाँ से मुगल अपना सेनापति लेके जाता है तो फिर पुनः वहाँ पे आके आक्रमण करके फिर वो पुनः अपना जो किला है अपने राज्य को अपना लेता है, फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास भी करने लगता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है। राजा मानसिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार बना था? तो किस वर्ष बना था दोस्तों? आप लोग को बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर है 1589। 1589 में जो अकबर है वो राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त करता है, जो 1992 के आसपास जो बिहार राजमहल को बंगाल का राजधानी भी नियुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो किस वर्ष की थी? तो जो इसका आंसर है वो सही है 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा, यानी कि जो झारखंड क्षेत्र है उसके लिए खोखरा, मुगल काल में खोखरा शब्द प्रयोग किया जाता था, को भेजा था? तो कब भेजा था दोस्तों? तो यह 1500 और 1615 ईस्वी में, 1615 या फिर 1616 ईस्वी के आसपास जो जहांगीर है वो अपना इब्राहिम खां को झारखंड पे विजय करने के लिए भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मान सिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खां के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड के किस राजा ने मान सिंह का साथ दिया था? तो मधु सिंह। मधु सिंह राजा मान सिंह का साथ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो कौन थे झारखंड के चेरो राजा जो जहांगीर का समकालीन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनंत राय। अनंत राय जहांगीर का समकालीन राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों शाहबल राय। शाहबल राय जिसे पकड़कर बंदी बनाकर ले जाया जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे उसको शेर से लड़वाया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में से ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राज्यपाल था? तो समय कौन सा राज्यपाल था जहांगीर के समय दोस्तों? तो वो था इब्राहिम खान। कौन था? इब्राहिम खान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आई होप आप लोग को भी याद होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो कितने वर्षों तक रखा गया था दोस्तों? तो 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक रखा गया था। फिर बाद में जब जहांगीर को एक हीरे से संबंधित विवाद हो जाता है, जहाँ से फिर दुर्जन साल को बुलाया जाता है, क्योंकि दुर्जन साल एक बहुत बड़ा हीरे का पार्क होता है, तो उसने हीरे को पहचान के बता दिया था, जिससे खुश होकर जहांगीर ने इसे शाह की उपाधि दी थी और उसको छोड़ भी दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि कौन सा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन साल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? हीरा के लिए, जिसका जिक्र बार बार अभी मुगल ग्रंथों में देख रहे हैं, तुजुक ए जहांगीर में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को पराजित कर किस वर्ष शंख नदी पर अपना अधिकार कर लिया था? तो किस वर्ष कह रहा था दोस्तों? तो 1617 ईस्वी में, जब उसको 1615-16 ईस्वी में जब उसको जहांगीर उसको इब्राहिम खां को बना के विजय के लिए भेजता है खोखरा क्षेत्र में, तो वो 1617 ईस्वी में इस क्षेत्र को आक्रमण करके जीत लेता है और शंख नदी पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मुगल शासक जहांगीर ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? तो किसे भेजा था? तो शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को जहांगीर ने पलामू के क्षेत्र में जहाँ पे चेरो राजा का शासन था, ठीक है, तो सूबेदार शाइस्ता खां को विजय के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण किया था? तो कब किया था इसका आक्रमण उन पर? तो 1642 ईस्वी में चेरो जो कि पलामू के राजा थे उन पर आक्रमण करता है शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराने के रूप में कितने रुपए प्रदान किए थे? तो कितने रुपए प्रदान किए थे? तो 80,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों? तो राजमहल क्षेत्र को। ठीक है,
राजमहल के क्षेत्र मध्यकालीन दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रहा था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी इधर उत्तर भारत से पूर्व भारत या बंगाल की ओर जाना होता था तो राजमहल के जो गंगा किनारे के क्षेत्र है उन्हीं से उन लोग जाया जाता था। तो हर समय यहाँ पे आक्रमण होते रहते थे राजमहल के क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान किया था? तो प्रताप राय को। किसे प्रताप किया गया था? प्रताप राय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो किसने लगवाया था? तो मेदिनी राय ने। मेदिनी राय जो नागपुर का दरवाज़ा जो है प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा जो पलामू में है, पलामू किला में, उसमें नवरत्नगढ़ का जो प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा था उसको पलामू किले में लगवाया था, जिसे बाद में फिर मुगल जीत के फिर उसको अपने यहाँ साथ ले जाते हैं, ठीक है। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो मेदिनी राय ने। मेदिनी राय ने दोईसा पर आक्रमण करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, किस और निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता था? न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती थी? तो मेदिनी राय को। मेदिनी राय को बहुत ही न्यायप्रिय राजा माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? तो किस चेरो राजा का शासन था? तो मेदिनी राय का, ठीक है। औरंगजेब के समय किसका शासक था पलामू में? तो मेदिनी राय का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसके शासनकाल में चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा जो राजा था चेर वंश का जिससे स्वर्ण युग का भी काल कहा जाता, तो उसका जो सही आंसर क्या है? मेदिनी राय, ठीक है। मेदिनी राय, अभी देखा हमने कि मेदिनी राय को न्यासी राजा का भी संज्ञा दिया गया था, ठीक है। अगला है कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? तो दाऊद खां को। दाऊद खां को अंग्रेज द्वारा पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, अंग्रेज औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने किस वर्ष पलामू विजय की स्मृति में पलामू का पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कब करवाया था? तो 1662 ईस्वी में, जब सूबेदार जो दाऊद खान है पलामू को जीत लेता है, ठीक है, तो उसकी याद में पलामू का जो पुराना किला है उसी पर एक मस्जिद बना देता है 1662 ईस्वी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो मनकली खां को। किसे नियुक्त किया गया था? मनकली खां को पलामू का फौजदार औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो किसका शासन था? रघुनाथ राय का। रघुनाथ राय का शासन था औरंगजेब के समय। रघुनाथ राय नागवंशी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो उस समय रामगढ़ का राजा कौन था दोस्तों? तो दलेल सिंह था। कौन था? दलेल सिंह। जब औरंगजेब का शासन था उस समय जो रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो किसने स्वीकार कर लिया था? तो ये चुन राय ने, जिससे बाद में इसके भाई द्वारा इसे मरवा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चोरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा था? तो 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में औरंगा नदी, जिसके बगल में ही पलामू का किला है, ठीक है, तो वहाँ पे मुगलों और मुगल सेना और चेरों के सेनाओं के बीच बहुत ही खराब संघर्ष होता है और अंततः चेरों को वहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जो इसका आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया था? तो किसके प्रभाव? तो मराठा। जब मराठा का उत्कर्ष होता है, ठीक है, मराठा साम्राज्य का,
ठीक है, शिवाजी महाराज के अंतर्गत, ठीक है। तो उस समय वो पूरा झारखंड लगभग भारत के एक बहुत ही बड़े भूभाग को कब्जा कर लेता है, ठीक है। और उस समय पूरा झारखंड जो है उसके प्रभाव में आता है और मराठा के अधीन आ जाता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव के कारण पूरा मुगल का यहाँ से प्रभाव का अंत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी देखा मध्यकाल में झारखंड में, ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट 68 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोग आप लोग को मदद करा होगा। जब आप पिछले वीडियो को देखते हैं दोस्तों, जब क्लास करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब सेट मारते हैं तो आप लोग को जब जवाब देते होंगे तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। इससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस आज का वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, झारखंडी चैंपियंस है, वहाँ जाके डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे जाकर सब सारे आज तक जितने भी क्लास हुए हैं उन सब सारे PDF का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो क्लासेस का हो या फिर MCQ क्वेश्चन हो, ठीक है, सारे। और इसका भी आज का जो आंसर है उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इस PDF में मिल जाएगा जानकारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।